हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के हिस्ट्री के प्रश्न में क्या है कुछ खास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न में क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। बात आ गया है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, हिस्ट्री का सेशन है। तो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे, तो इससे पहले और भी कुछ जानते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न। तो क्या क्या जान सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछते कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। आप लोग को पता होगा। और यहाँ से पहला गुरु का नाम पूछा गया है, तो जो पहला गुरु है उनका कौन थे, आलार कलाम जो थे इनके पहले गुरु थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी में क्या है, रुद्र राम पुत्र। जो रुद्र राम पुत्र थे इनके दूसरे गुरु थे। यहाँ पे पहले गुरु पूछा गया, लेकिन दूसरा गुरु भी जान लेते हैं, इनका नाम भी पूछा जाता है। तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे, रुद्र राम पुत्र। और बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित और भी क्या प्रश्न बनता है, तो जैसे अगर आपसे पूछ दे कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो ये भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एक पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और क्या जान सकते हैं बुद्ध से, तो जो इनके गुरु थे आलार कलाम, तो इनसे इनको किस चीज़ की शिक्षा मिली थी, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे किसने, तो गौतम बुद्ध ने आलार कलाम गुरु से क्या किया था, सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर से ये बन गया। सिद्धार्थ की बात करें ऑप्शन नंबर सी, तो इनके बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन डी में क्या है, यशोधरा। तो यशोधरा कौन थी, तो इनकी पत्नी का नाम था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था क्या, यशोधरा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता। रहा बात ये बौद्ध धर्म चैप्टर का, तो आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म टॉपिक वाइज बेसिक रूप से एक एक पॉइंट आपको संडे स्पेशल सेशन में पढ़ाया गया है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो देख लीजिए पूरा। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, तो फल्गु नदी के तट पे, फल्गु नदी को तट पे, यानी कि निरंजना नदी भी बोला जाता है। एक पॉइंट ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं कि निरंजना नदी भी बोला जाता है, या फल्गु नदी के तट पर इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, यानी बोधि वृक्ष जिसको कहा गया। ये पॉइंट भी बनता है हमारा। और क्या जान सकते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। तो देख लीजिए एक प्रश्न से कितने सारे चीज़ हम लोग को और भी पता चल सकता है। एक इसका तो 4 ऑप्शन है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बना, बाकी आप लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये उपदेश कौन भाषा में देते थे, ये भी जान लीजिए। तो ये पाली भाषा में उपदेश देते थे, किस भाषा में, पाली। बाकी अभी और भी है, पूरा टॉपिक पढ़ाना तो इसमें पॉसिबल नहीं है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। लेकिन जब भी संबंधित प्रश्न आएगा आपको पूरा कोशिश किया जाएगा कि जो भी प्रश्न बनते बताया जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, चोल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि चोल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, चोल का सर्वप्रथम वर्णन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमारा मिल गया। और कुछ संबंधित प्रश्न जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारंभिक चोलों की राजधानी क्या थी, प्रारंभिक चोलों की राजधानी क्या थी, तो क्या हो जाएगी, तंजौर। ये चीज़ ध्यान में रखना है
कि प्रारंभिक चोलों की राजधानी तंजौर हो जाएगी। फिर क्या किया था कि जो चोल राजा था उसको तंजौर के स्थान पर दूसरा राजधानी बना दिया था। तो जो चोल राजा था वो क्या किया, दूसरा राजधानी कौन सा बना दिया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो दूसरा राजधानी बनाया था वो कांचीपुरम को बनाया था। किसको? कांचीपुरम को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कांचीपुरम। और क्या प्रश्न बन सकता है आपसे इसमें? तो अगर आपसे पूछ दे कि चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, तो चोल मंदिर के क्या कहता है, चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम नाम दिया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया कि तंजौर हो गया या फिर कौन सा, राजराजेश्वर या फिर कह सकते हैं बृहदेश्वर। तीनों, तंजौर हो गया या राजराजेश्वर हो गया या बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये काफ़ी बार पूछता है। तो जो निर्माण किसने कराया था, आप शॉर्ट में आप लिख देते हैं, आप सुन के नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो निर्माण जो करवाया था राज प्रथम ने करवाया था। एक चीज़, ये चीज़ यहाँ पर से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली का आगमन वर्ष क्या है? किसका पूछ लिया गया है आपसे, पुर्तगाली का आगमन वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पुर्तगाली का जब बात करते हैं कि वो भारत में उसका आगमन कब हुआ था, आप लोग पढ़े ही होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे शुरुआत ही है, यूरोपीय कंपनी का आगमन से स्टार्ट होता है। तो पुर्तगाली का आगमन का वर्ष पूछा गया कि जो 1498 में आया था। कब आया था, तो 17 मई 1498 में आया था। कभी कभी फुल डेट भी एग्जैक्ट पूछ देता है तिथि के साथ। सबसे अगर पूछ दे कि सबसे प्रथम पुर्तगाली कौन आया था, सबसे प्रथम पुर्तगाली तब कौन था, तो सबसे प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था। और क्या बोलता है, और बारी बारी से सब कंपनी का जानते हैं आगमन वर्ष। तो 1602 में कौन आया था, तो 1602 में आया था डच। 1664 में कौन आया था, तो फ्रांसीसी आया था। और 1498 में जान ही गए कि पुर्तगाली। बात करेंगे 1731 की, तो इसमें कौन सी कंपनी आई थी, तो स्वीडिश आई थी इसमें। ठीक, तो ये हो गया। बाकी आप लोग को पता है कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जमोरी राजा ने क्या किया था, इसका स्वागत किया था, और अब्दुल मसीह ने रास्ता बताया था। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। यहाँ ईस्वी से प्रश्न था, इससे संबंधित बताया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया। तो ये कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मुक्ति दिवस। या फिर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ दे सकता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो प्रश्न तो घुमा फिरा के आ सकता है, इसलिए दोनों तरह से ध्यान में रख लेना है। अब और क्वेश्चन जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग, ऑप्शन ए में है अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग। तो इसमें क्या हुआ था कि 1940 का लाहौर अधिवेशन में ये मांग हुआ था। पूछ लिया जाता है कि अलग पाकिस्तान निर्माण का मांग किस अधिवेशन में हुआ और कब हुआ, तो 1940 का लाहौर अधिवेशन में हुआ था मुस्लिम ने। और इस दिन क्या हुआ था ना कि मुस्लिम लीग, ये पॉइंट भी आप साथ में नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने, नहीं, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा कि मुस्लिम लीग ने वो कब पाकिस्तान दिवस मनाया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने 27 मार्च, यहाँ देखिए तो 22 दिसंबर है ना, 27 मार्च 1947 को क्या किया था, पाकिस्तान दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था, तो 27 मार्च 1947 को, जबकि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मंगाया, मुक्ति दिवस। देखिए ऑप्शन सी में पाकिस्तान दिवस है ना, तो यही था यहाँ पर पॉइंट। और मुस्लिम लीग की बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये डेट भी पूछा जाता है कि इसके स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1906 में। 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ढाका में। तो आप लोग से यहाँ पर अब एक प्रश्न है जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत बार एक प्रश्न का आंसर बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग के स्थापना के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन। तो जब कोई भी चीज़ प्रथम हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा गया, जो कि कौन थी, तो सरोजनी नायडू, यूपी की। कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। तो सरोजनी नायडू जी थी जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यही सरोजनी नायडू जो क्या भारतीय राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन और आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये कौन बनी थी, सरोजनी नायडू जी। ये पॉइंट भी यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में, क्या है, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट यही थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जब भी पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, लेकिन जब भी भारतीय लग जाए कि भारतीय में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएंगी कौन, सरोजनी नायडू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। सुचेता कृपलानी की बात करें तो सुचेता कृपलानी से क्या पॉइंट में रख सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला सीएम थी। भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। मीरा कुमार की बात करें तो ये भी क्या थी, भारत की पहली, सब पहले से संबंधित प्रश्न है, तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन, तो मीरा कुमार। ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा, सुन के देख के लिख सकते हैं आप लोग, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। अब इस्लाम धर्म से संबंधित प्रश्न जान लेते हैं कि क्या होगा। तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक। और जानते हैं इससे क्या प्रश्न बन सकता है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ लेता है। तो जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ, तो मक्का में। अगर आपसे पूछ ले कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कुरान, ठीक। जो इस्लाम धर्म, ये हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, पूछ लिया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे खलीफा। क्या कहलाते थे, खलीफा। तो यहाँ ज़्यादा पॉइंट नहीं, जो रहेगा इम्पोर्टेंट वही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो आगे अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्न, तो इसका जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही बिंदुसार को क्या कहा जाता है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। पूछे कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो क्या हो जाएगा, बिंदुसार। ये चीज़ ध्यान में रख लेना है। इसको बिंदुसार को और क्या कहा जाता है, अमित्र घात। कौन घात, तो अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या हुआ, शत्रु विनाशक।
शत्रु का विनाश करने वाला क्या हुआ, अमित्रघात। तो इसको अमित्रघात का भी उपाधि मिला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि इसके दरबार में कौन आया था, तो किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में एक आया था, क्या, कौन सा दूत आया था, जिसका नाम क्या था, डेईमेकस। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन कि डेईमेकस आया था इसके दरबार में, जो किसका दूत था, तो ये जो दूत था ये था एंटिओकस प्रथम का दूत। एंटिओकस प्रथम का दूत कौन था, डेईमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। एक पॉइंट और आप ध्यान में रख सकते हैं कि वायु पुराण में, किसमें, तो वायु पुराण में किसको, बिंदुसार को, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, ये पूछ लिया जाता। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया। क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की। यहाँ आपसे तुर्क राज की स्थापना की, तो तुर्क राज की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे संबंधित प्रश्न जानते हैं। तो और क्या पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को। ठीक, और क्या प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि पूछता है जैसे कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र बना हुआ होता था। तो ये किसके शासन में बना हुआ था, तो मोहम्मद गौरी का। तो हम लोग पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं कि इसी शासक के समय क्या होता था, सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र बना हुआ होता था, लक्ष्मी का चित्र बना हुआ होता था। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, इसका 2 युद्ध है जिससे बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो वो युद्ध का जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, कौन से, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पूछा जाता है कि कब हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाया कीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उससे जितने भी संबंधित और प्रश्न बन सकते हैं हम आपको बताते ही जाते हैं। जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, हार गया था उस युद्ध में, और जीत कौन गया था, पृथ्वीराज चौहान। तो फिर से हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, कौन सा युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध फिर से हुआ, जो कि कब हुआ, तो 1192 में। ठीक, लगातार हो गया, जिसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया। और हार कौन गया दूसरा वाला में, तो पृथ्वीराज चौहान। तो ये डेट भी ध्यान में रखना है, किसमें कौन जीता कौन हारा, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपसे यहाँ पर उपनिषदों की संख्या पूछी गई है। तो उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है, तो 108। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। और हाँ, आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से मेरा नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ मिलते रहेगा और जो भी क्लास से संबंधित जानकारी है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उपनिषदों की संख्या हमसे पूछी गई थी, जो कि कितना होता है, 108। उसी तरह अगर पूछे कि वेद की संख्या कितनी होती है, तो वेद की संख्या कितनी होती है, 4। वेदांग की संख्या कितनी होती है, तो 6। ठीक,
18 किसकी संख्या है, तो पुराण की संख्या कितनी होती है, तो 18। तो ये सब सारे संख्या पूछी गई है, इसीलिए आपको संख्या से संबंधित प्रश्न था, तो वैसे ही बताया गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? तो ये कौन सा वेद है? यजुर्वेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेंगे ऋग्वेद की। यजुर्वेद आया है, तो चलिए यजुर्वेद के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न इससे और बन सकता है। और रहा बात वेद का, तो आप लोग संडे स्पेशल सेशन में देखिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ। क्या वेद चारों वेद से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं सारा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग संडे स्पेशल का जो भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है वो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। यहाँ तो आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, वहाँ पे आपको बेसिक रूप से पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके, जो भी तैयारी करते हैं उनको दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद से संबंधित और प्रश्न जानते हैं। अब बात आई है जब यजुर्वेद की, तो देखिए अगर पूछ दे हाथी पालन का वर्णन किस वेद में मिलता है? हाथी पालन का वर्णन किस वेद में मिलता है? चूँकि चारों वेद अभी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो जो वेद आया उससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं जान लेते हैं। ये हो गया, पहला तो हुआ कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में मिलता है। गद्य का मतलब क्या? कहानी में, और पद का मतलब क्या? पद यानी कि कविता में, जिसमें कहानी कविता दोनों मिलता है, वो यजुर्वेद। हाथी पालन का वर्णन भी इसी में है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद का नाम पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद। कौन वेद? धनुर्वेद। धनुर्वेद को लिखा किसने था? तो धनुर्वेद को जो लिखा था विश्वामित्र ने। किसने? तो विश्वामित्र ने। ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। और क्या पॉइंट जान सकते हैं यजुर्वेद में? अगर आपसे पूछ रहे कि यजुर्वेद को समझाने के लिए, यजुर्वेद को गाया सुनाया किसने? समझाने के लिए गाया सुनाया किसने? किस ऋषि ने? तो ये किसने सुनाया था? अधर्वयु नाम के ऋषि ने। अधर्वयु नाम के ऋषि ने क्या क्या था? यजुर्वेद को गाया सुनाया था। ठीक। अगर आपसे पूछ दे कि यजुर्वेद का आखिरी पन्ना या फिर आखिरी अध्याय का क्या नाम है, या ये काफ़ी बार पूछा गया है कि यजुर्वेद का आखिरी अध्याय क्या है, तो क्या है यजुर्वेद का आखिरी अध्याय? तो ये आपको है ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद। तो इतने सारा पॉइंट आपको यजुर्वेद में ध्यान में रख लेना है। चलिए अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। अकबर किसे शेखो बाबा कहा करता था? अब आ गया अकबर से संबंधित प्रश्न। तो जो अकबर है ये शेखो बाबा किसे कहता था? तो अपने पुत्र जहांगीर को कहता था। किसे कहता था? जहांगीर को कहता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? जहांगीर इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सलीम। प्यार से इसको शेखो बाबा कौन बुलाता था? अकबर, लेकिन बचपन का नाम था सलीम। ठीक। अब इसी के दरबार में, किसके दरबार में? अगर आपसे पूछता है कैप्टन हॉकिंस, काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस नाम का अंग्रेज जो आया था किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। तो कैप्टन हॉकिंस इसी के दरबार में आया था। और इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? तो न्याय की जंजीर के लिए यह जाना जाता है। किसकी जंजीर के लिए? तो न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा कि बोला भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है और PDF भी मिलेगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा।
और क्या प्रश्न बन सकता है? इसकी पत्नी का नाम पूछा जाता है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम मेहरुनिसा। कौन निसा? तो मेहरुनिसा। और क्या? इसको नूरदीन की उपाधि प्रदान किया गया था। नूरदीन की उपाधि किससे प्राप्त है? तो नूरदीन की उपाधि जो है ये किसको प्राप्त है? तो जहांगीर को प्राप्त है। जहांगीर को प्राप्त है। चूँकि जहांगीर से संबंधित प्रश्न आया है तो आपको सारा चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मतलब किसके शासन काल को? तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को। जहांगीर के शासन काल को ही क्या कहा जाता है? चित्रकला शासन काल को चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। ठीक। एक इसका कथन है, तो कथन वाले भी क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी जान लिए। तो किसका कथन है? तो जहांगीर क्या दिया था कथन कि जो चित्रकला का शत्रु है, क्या है? जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। ऐसा इसका कथन था। किसका? तो जहांगीर का। तो ये कथन बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। लिख देगा और बताएगा कि किसका कथन है, तो याद रहेगा तब ना। तो ये सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक। जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई इनके माता का नाम था। किनकी माता का? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या था? ये पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो क्या था? जीजाबाई। वही पिता का पूछ लेगा तो पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। ठीक। दादा कोंडदेव कौन थे शिवाजी के? तो दादा कोंडदेव थे इनके गुरु थे। तो पूछ लेता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव। ठीक। शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजधानी किसको बनाया गया था? तो रायगढ़ को। रायगढ़ को। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक। और क्या था? जो शिवाजी की मंत्रिमंडल थी, जो भी मंत्रिमंडल का कार्य चलता था, वो उसको क्या कहा गया था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। तो ये पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल जो शिवाजी के क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान। ठीक। और क्या कह सकते हैं? मराठा राज्य संघ की स्थापना अगर पूछते कि किस पेशवा के समय मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी? तो किसके समय? तो बालाजी विश्वनाथ के समय। तो ऐसे करके पॉइंट लिख सकते हैं कि मराठा राज्य संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किस पेशवा के समय? तो बालाजी विश्वनाथ के समय। मंत्रिमंडल को क्या नाम दिया गया था? अष्टप्रधान। और औरंगजेब जो था वो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू का उपाधि प्रदान किया था या बोला था। तो एक पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था, जब इनको इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था। तो ये पॉइंट में आप ध्यान रख सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो एक प्रश्न है उससे संबंधित आपको जितने भी और भी प्रश्न बनते हैं आपको बताया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितना भी मेरे पास सुविधा है उसके हिसाब से हम अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मर गया? ये पूछा गया है टीपू सुल्तान के बारे में।
तो ये कब मर गया, तो ये कब मरा था 1799 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी पूछ देता है कि मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। ये कौन था टीपू सुल्तान, तो ये हैदर अली का क्या था, हैदर अली का उत्तराधिकारी था। और हैदर अली कौन था, मैसूर का शासक। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी जो था वो टीपू सुल्तान था। और श्रीरंगपट्टनम में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना, ठीक। 1799 में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी और हैदर अली का उत्तराधिकारी भी हो गया। एक इसका कथन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो कौन सा कथन, तो टीपू सुल्तान ने एक कथन दिया था कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि, देखिए आप लोग के लिए ही हम पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। ऐसा किसका कथन था, तो ये कथन था किसका, तो टीपू सुल्तान का कथन था। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कथन किसका था, ये पॉइंट, तो टीपू सुल्तान का, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या है, तख्ते टॉस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तख्ते टाइपिंग मिस्टेक है, तख्ते ताउस हो जाएगा, ठीक। तख्ते ताउस पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये कौन था, मोहम्मद शाह। वही मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, क्योंकि ये मदिरा का सेवन करके हमेशा नशे में धुत और युवतियों का डांस नृत्य यही सब देखने में मस्ती में गुजारते रहता था, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था, रंगीला बादशाह इसको कहा गया था, ठीक। और नादिर शाह का पूछ देता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके टाइम में हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण, तो नादिर शाह के आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासन में, तो इसी के शासन में, यानी कि मोहम्मद शाह के शासन में हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। और ये आक्रमण का डेट भी काफ़ी बार पूछा गया, जो कि 1739 में हुआ था, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे, जहाँ लगेगा कि आपको कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा बताना है, कहाँ पे कम, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो किए थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। और बात करते हैं ऑप्शन ए, अली बंधु। तो अली बंधु मतलब किसके संस्थापक से ये पूछा जा रहा है, तो खिलाफत आंदोलन के। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम, क्या था क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद। उसी तरह खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो अली बंधु। अली बंधु में 2 भाई आते थे, उनका नाम पूछ लिया जाता है कि कौन कौन थे। एक थे लियाकत अली खां, और कौन, तो शौकत अली। लियाकत अली खां और शौकत अली, ये दोनों भाई थे और अली बंधु इनका नाम दिया गया था, जो कि खिलाफत आंदोलन के क्या थे, संस्थापक थे। बात करेंगे लाला हरदयाल के, तो ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। किसके, तो गदर पार्टी के संस्थापक 1913 में किए थे। कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को में। ये पॉइंट पूछा गया है काफ़ी बार, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी बात करेंगे राजा राम मोहन राय के, तो इन्होंने तो बहुत सारा चीज किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था, और क्या किया था, मेनली
एक यहाँ पर स्थापना का बात आया है तो एक पूछ लेता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, राजा राम मोहन राय के। और राजा राम मोहन राय से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इस पर टाइम कम दे रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे आने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए। और बाकी आपको PDF भी प्रोवाइड किया ही जाएगा, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया ही जा रहा है हर सब्जेक्ट का बारी से। प्लस आपको डेली टॉप चुन के प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया जाता है जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चारों ऑप्शन से संबंधित जितना प्रश्न बनता है आपको आसान भाषा में सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं 16वें नंबर पे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक, हमारा क्वेश्चन आ गया कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी हम टॉपिक पूरा पढ़ा चुके हैं संडे स्पेशल टॉपिक वाइज में, तो आप लोग पूरा सेशन देखा कीजिए। और इसके संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की जब बात करें तो A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सब सारा चीज़ आपको उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। बाकी कांग्रेस से संबंधित सारा प्रश्न आपको पढ़ाया गया टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर उतना फुल डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर पे। हरिजन पत्रिका के संस्थापक कौन थे। बात आ गया है हरिजन पत्रिका के संस्थापक। तो कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका है जिसका संस्थापक बार बार पूछा जाता है। तो जो हरिजन के थे वो कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और बात करेंगे दादा भाई नौरोजी जी की कौन सी पत्रिका है जो बार बार एग्जाम में पूछ दी जाती है, तो इंडिया। कौन सी, इंडिया। उसी तरह राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, एक संवाद कौमुदी, ठीक, और एक मीरात उल अखबार। ये दोनों काफ़ी बार BPSC में पूछा गया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाया कीजिए, आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ से रिवीजन किया कीजिए। तो संवाद कौमुदी मीरात उल अखबार का संस्थापक कौन, तो राजा राम मोहन राय। दीनबंधु मित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या फिर कौन सी पत्रिका जो काफ़ी बड़ी, तो नील दर्पण। ठीक, तो आप लोग सब यहाँ पर एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है, क्योंकि हम आप लोग को बहुत बार बताए हैं तो प्रश्न तो हमारा बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, ध्यान में आपको दिला दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे। तो जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे वो थे अरविंद घोष जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वही अरविंद घोष जी जो पहले क्रांतिकारी लेकिन बाद में क्या बन गए थे, सन्यासी। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही कि कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में क्या बने, सन्यासी। तो अरविंद घोष। तो क्रांतिकारी शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग तो सुन के बोल के लिख ही लीजिए, सुन के और क्या कहता है देख के समझ ही जाइएगा। तो क्रांतिकारी बाद में सन्यासी बने कौन, तो अरविंद घोष जी। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक भी कौन थे, अरविंद घोष जी।
और पूछ लेता है कि एक पुस्तक इनका काफ़ी बार पूछा गया है, कौन सा पुस्तक, तो लाइफ डिवाइन नाम का पुस्तक का लेखक कौन है, तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक भी कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष जी ही हो जाएंगे। ठीक, और क्या, इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, उस आश्रम का नाम भी पूछा जाता, तो कौन सा आश्रम, तो ओरविले आश्रम, ओरविले आश्रम जो कि कहाँ, तो पुदुचेरी में। तो ओरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो अरविंद घोष जी ने ही की थी। और अली, एक पॉइंट यहाँ पर ये और लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि अलीपुर बम कांड के में अरविंद घोष का मतलब किस वकील ने बचाव किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट कर के लिख सकते हैं कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, तो CR दास जी ने, CR दास वकील, चित्तरंजन दास, जिनके बारे में भी आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, क्वेश्चन आंसर करवा चुके। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास वकील ने किया था, तो उनका नाम ही पूछ देता है कि इनका बचाव किस वकील ने किया था, तो चित्तरंजन दास। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है अब्दुल गफ्फार जी को, अब्दुल गफ्फार खां को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब इससे संबंधित प्रश्न और जानते हैं, क्या जान सकते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया था, अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। खुदाई खिदमतकार किनसे संबंधित है, तो ये भी इन्हीं संबंधित है, किनसे, अब्दुल गफ्फार खान से ही। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन है, तो ये भी अब्दुल गफ्फार खान। जो पॉइंट बनता है आपको लिखते जा रहे हैं कि भारत रत्न प्राप्त, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन, तो अब्दुल गफ्फार खान। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं इनसे। और क्या, ये अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे ये आज़ादी के बाद क्या के पाकिस्तान के निवासी बन गए थे। ये पॉइंट भी पूछ देगा कि कौन थे जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के निवासी बने, तो अब्दुल गफ्फार खान। और इनका एक कथन हुआ था किस चीज़ को लेकर, भारत को विभाजन को लेकर, तो कौन सा कथन, वो भी लिख लीजिए, चूँकि कथन आजकल बहुत कुछ पूछा जाता है। तो इन्होंने भारत के विभाजन को क्या कहा था, एक विश्वासघाती कार्य कहा था, किसने, तो अब्दुल गफ्फार खान ने, ये कथन इनका था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, भारतीय फौज द्वारा किस राज्य का विलय किया गया, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो जानते हैं। तो जो भारतीय फौज द्वारा किस राज्य का विलय किया गया, तो ये गोवा का विलय किया गया था, गोवा राज्य का, कब, तो 1961 में। और ये प्रश्न हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, तो इसमें तो आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर का विलय किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है, तो महाराजा हरि सिंह द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय प्रस्ताव के द्वारा क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था। उसी तरह हैदराबाद का अगर पूछ ले तो किनके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हैदराबाद का। तो ये चारों राज्य का बार बार पूछा जाता है। बात करेंगे जूनागढ़ का, किस, तो जनमत संग्रह द्वारा, जूनागढ़ का जनमत संग्रह द्वारा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है आप लोगों के लिए। हर सेशन में आपको ऐसे ही
हर विषय का आपको अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल से जितना हो सके ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू।